And welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Math Behind Artificial Intelligence में हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो तमाम इस सेशन पर डिस्कस किया जा रहा है। इस सेशन पे हम जानेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, क्या मैथ्स उसके बिहाइंड मौजूद है। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहाद हुसैन CS से सर्च करके यूट्यूब चैनल पर आएंगे मेरे और उस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन PPT स्लाइड कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोई चीज़ें अपलोड हों इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के टॉपिक को समझने से पहले हमें वो तमाम वीडियोस देखना बेहद ज़रूरी हैं जो इससे रिलेट करती हैं, जो हम प्रीवियसली अपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इससे रिलेटेड टॉपिक्स में वेक्टर प्रोजेक्शन जो कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लीनियर अलजेब्रा कोर्स हमने डिस्कस किया। इसी तरह से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और इसी तरह जब मैं फिशर और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वेरिएंस एंड कोवेरिएंस का लाइटर कॉन्सेप्ट भी दिया था। ऑल्दो ये दोनों टॉपिक्स स्टैट्स के हैं लेकिन हमने वहाँ पर लिटिल बिट जाना था कि वेरिएंस और कोवेरिएंस क्या है। तो अगर आपने ये सेशंस देखा हुआ होगा तो आप बड़े आसानी के साथ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को समझ सकते हैं और ये किस तरह से हमारे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में काम कर रहा होता है और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशंस तक हमने फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जाना था और हमने देखा था कि हम उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए अपने 2 क्लासेस या मोर देन 2 क्लासेस के डेटा को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मॉडलिंग टेक्निक है, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये कंपोनेंट एनालिसिस एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है जो आपके डेटा को कि फीचर सिलेक्शंस या फीचर एक्सट्रैक्शंस के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए या उसके डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। सो इट इज़ अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल algorithm where its central idea is to reduce the dimension. The first thing is central idea is that how to reduce the dimension of our original data set consisting of the large number of the interrelated variable while relating as much as possible of the variation present in the data sets. Next with data visualization, which mean if we have more than 3 to 5 or the 50 dimension for example of our data set तो हम इसे विजुलाइज आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को इस्तेमाल करें और उसके डायमेंशन को रिड्यूस करके 2D से 3D के अंदर या 3D to 4D में ले आएँ तो हम आसानी से उसे विजुलाइज कर सकते हैं। एंड द एट लास्ट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन विच मीन बेस्ड ऑन दी डिफरेंट फीचर्स अगर आपके डेटा सेट में मौजूद है और आप एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं तो वहाँ पर जो फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर मोर देन अगर 50 फीचर्स हमारे पास मौजूद है तो वो कौन से 3 to 5 फीचर्स हो सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रेंथफुल हैं हमारे मॉडल के लिए। तो PCA उन स्ट्रेंथफुल फीचर्स को निकाल कर हमें देता है ताकि हम अपने मॉडलिंग में बड़े आसानी के साथ उसे यूज़ कर सकें। तो ये तो कुछ बेसिक आइडिया हो गया। अब इसकी कुछ मैथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होगा जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकल स्कैटर प्लॉट पर शो किया हुआ है। तो इस स्कैटर प्लॉट में कुछ 2 डायमेंशन डेटा मौजूद है। इस वक्त हमारे पास फीचर 1 मौजूद है और इसी तरह से फीचर 2 मौजूद है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी PC का मतलब ही यही है कि आप अपने कुछ डायमेंशंस निकालना चाह रहे हैं और उसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इस वक्त ओरिजिनली ये डेटा 2D में मौजूद है और इस 2D को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1D के अंदर, यानी इस 1 डायमेंशनल डेटा को उसको प्लॉट करना चाहता हूँ। तो इसके डिफरेंट फीचर्स प्लॉट के लिए हो सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फीचर फॉर द अंडरस्टैंडिंग है वो 2 है। एक तो मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना सकता हूँ लाइक दिस और इसी तरह से मैं एक लाइन कुछ यूँ बना सकता हूँ। तो अगर इस तमाम लाइट स्काई कलर्स के जो सर्कल यहाँ पर मौजूद हैं इन तमाम को मैं इस लाइन पर प्लॉट करूँ तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो वेरिएशन है डेटा की वो काफ़ी स्प्रेड हुई है। तो आसानी से इसकी अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन पर या टेक्निकली मॉडलिंग में इस्तेमाल हो सकती है और मैं इसे कह सकता हूँ U1, ठीक है। दैट्स U1 इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ PC1। इसी तरह से अगर मैं इस तमाम डेटा को इस मॉडल पे लेकर आऊँ तो आप यहाँ पर काफ़ी ओवरलैपिंग देखेंगे डेटा की, जिसका मतलब ये है कि इसमें वेरिएशन काफ़ी कम होगी। तो इट इज़ कॉल्ड अ U1 अगेन और PC2 अगेन। तो जिस तरह से वेक्टर प्रोजेक्शन के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोजेक्शंस हो सकती हैं जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, जहाँ पर हम इसके प्रोजेक्शंस
को W से या W1 से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, जो डायमेंशन बता रहा होता था कि ये ओरिजिनल हमारे पास डेटा पॉइंट्स था और ये प्रोजेक्शन होने के बाद के की वैल्यूज़ थी या फिर डेटा पॉइंट्स था। तो टेक्निकली यहाँ पर हमने दो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाए, जिसमें U1 और या PC1 या U2 या PC2 जिसको हम कह रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको रोटेट करूँ, यानी इस लाइन को अगर मैं रोटेट करूँ जो U1 हमने स्टार्टिंग पे बनाया था, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसे कुछ यूं भी बना सकता हूँ, लाइन को यूं भी बना सकता हूँ, यूं भी बना सकता हूँ, यूं भी बना सकता हूँ। तो ये डिफरेंट इसके स्केल्स बन सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट या U1 की ज़रूरत होती है जहाँ पर ओरिजिनली डेटा सेट के दरमियान वेरिएशन ज़्यादा हो, जिसको हम वेरिएंस कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें डेटा में वेरिएट हो, फासला हो, ताकि जब उसकी मॉडलिंग अप्लाई की जाए तो डेटा में चेंजिंग देखी जा सके कि कहाँ कहाँ पर डेटा ओरिजिनली मौजूद है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर देखें तो जब हम डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 2D से 1D में, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि जो ओरिजिनलिटी है डेटा की, जो ओरिजिनल डेटा है वो रिड्यूस मिनिमम हो, यानी मिनिमम से मिनिमम आपका डेटा रिड्यूस हो रहा हो। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है और इस कंपोनेंट के ज़रिए से हम अपने डेटा को, इसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं, या डेटा विजुअलाइजेशन को बेहतर बना रहे होते हैं, या फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो लाइंस मैंने इस वक्त येलो या ऑरेंज कलर से ड्रॉ की है, इसको हम विजुअलाइजेशन देख लेते हैं इसकी एक जिफ इमेज पे। तो इस जिफ इमेज पर आप उस लाइन को देख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर से है। तो वो ब्लैक कलर जब रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब है हर एक लाइन पर हमारे पास कुछ PC या U1 मौजूद है, और आप उस रेड पॉइंट पर देख रहे हैं कि उसमें रेड पॉइंट पर जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है वो हमारे लिए एक बेस्ट फिट लाइन हो सकती है एज कम्पेयर टू द वो डेटा पॉइंट जहाँ पर वो तमाम रेड पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस वक्त इस पॉइंट पर अगर आप देखें, यहाँ पर जब ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट बना रही है तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन डेटा की ज़्यादा रह रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर आप देखें तो वेरिएशन काफ़ी कम है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की, इंटरनल वर्किंग की। अब कुछ हम इसके स्टेप्स समझते हैं कि वो तमाम कौन से स्टेप्स हैं जिसके बेस पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लॉजिकली मैथ्स को यूज़ करता है और उसके बिहाफ पर ये काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मौजूद है, टेक द होल डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ द D+1 डायमेंशन एंड इग्नोर द लेबल सच एज अवर न्यू डेटा सेट बिकम D डायमेंशन। तो हमें सबसे पहले अपने डेटा सेट को, होल डेटा सेट को लेना है और उसमें एक डायमेंशन 1 को ऐड करवाते हुए उसके लेबल को इग्नोर करवाना है। द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज दैट कंप्यूट द मीन ऑफ एवरी डायमेंशन ऑफ द होल डेटा सेट। जिस तरह से फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या फिर इसी तरह से लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हम मीन मालूम कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो भी हमारे पास डायमेंशन जितने मौजूद हैं उसके मीन मालूम करेंगे। उसके बाद कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द होल डेटा सेट। पूरे होल डेटा सेट का कोवेरियंस मैट्रिक्स मालूम किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, कंप्यूट eigenvalues of the corresponding compute the eigenvectors and the corresponding eigenvalues। बिल्कुल जिस तरह से वहाँ पर हमने eigenvalues और eigenvector मालूम की थी और वहाँ पर maximum eigenvalues को प्रेफर किया था, जिस बेस पर भी आप अपने डायमेंशन को कन्वर्ट करना चाह रहे थे या फिर क्लासीफाई करना चाह रहे थे। And the next one, sort the eigenvectors by decreasing eigenvalues and choose k vector with the largest eigenvalues to the form of D plus multiplied by k dimension of the matrix W। And the last one, use D plus k eigenvector matrix to transform the samples onto the new subspace। यानी D plus k eigenvalues जब एट लास्ट हमारे पास आ रहा होगा तो वो एक न्यू सब स्पेस पे जाके प्लॉट हो जाएगा। सब स्पेस से मुराद ये है कि जिस तरह से हम यहाँ पर लाइंस बना रहे हैं तो ये लाइंस एक सब स्पेस वैक्टर है, यानी एक वैक्टर की ओरिजिनल पोजीशन से वो एक दूसरी पोजीशन पर कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे सब स्पेस पर जा रहा है। तो ये भी हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लीनियर अलजेब्रा कोर्स डिस्कस किया हुआ है कि सब स्पेस क्या और वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स इसके हो गए, टेक्निकली ये किस तरह से काम करता है वो हमने जाना। अब कुछ इसके मैथ्स को हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली PCA किस तरह से डायमेंशन को रिड्यूस कर रहा होता है और एट लास्ट हमें एक न्यू सब स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके डायमेंशन D मौजूद है और हम इस D को रिड्यूस करके मैप करना चाह रहे हैं, मैप इनटू M डायमेंशन वेयर M इज़ ऑलवेज लेस देन D। यानी D की जो भी डायमेंशन है जब वो M में कन्वर्ट होगा तो वो D से यकीनी तौर पे कम होगा, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे डायमेंशन रिड्यूस हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर प्रोजेक्शन, द फॉर्मूला ऑफ दिस वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर I xi is equal to U1 transpose xi U. It is also equal to U1 transpose mean of all original vectors of U, and that is said to be a projection of U1 transpose xi U. It is also equal to U1 transpose mean of all original vectors of U, and that is said to be a projection of U1 transpose xi U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U, and that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all original vectors of U. And that is said to be a projection of U1 transpose mean of all origin
मीन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट सबसे पहले तो हमने ये आइडिया लिया कि हमारे पास डी डायमेंशन एक डेटा सेट मौजूद है, हम उसे एम में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एम डी से छोटा होगा। अकॉर्डिंग टू द वैक्टर डायमेंशन, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिट वैक्टर ऑफ एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट से मुराद ये है कि इस वक्त जितने डेटा पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो एक्स आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक्स आई बराबर हो जाता है यूनिट वैक्टर का ट्रांसपोज इंडिविजुअल वैक्टर मल्टीप्लाई बाय यू। इसी तरह से अगर मैं इस एक्स आई की जगह इसके मीन वैक्टर को लूँ, यानी तमाम वैक्टर्स के, जो कि अभी हमने स्टेप नंबर 2 में भी देखा था कि हमें मीन वैक्टर्स लेने होंगे तमाम के, तो हमने जितने भी हमारे पास डायमेंशन मौजूद थे हमने उसका मीन ले लिया। तो ये इस वक्त यहाँ पर जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस वन, इट इज़ कॉल्ड मीन ऑफ द प्रोजेक्शन वैक्टर, ठीक है, U1 ट्रांसपोज एक्स आई यू। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है कि हम इस प्रोजेक्शन में वेरिएंस को देख रहे होते हैं, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा 1/n समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द U1 ट्रांसपोज mean of all values minus U1 transpose मीन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू का होल का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो U1 X1 ट्रांसपोज है या ट्रांसपोज ऑफ X है, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ दी वैक्टर है जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन वैक्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो हम इसका वेरिएंस मालूम करना चाह रहे हैं, यही वजह है कि हमने जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास वैक्टर में मौजूद हैं, दैट इज़ आई इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, उन तमाम की लेंथ का हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये बराबर हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़, लार्ज ब्रैकेट के अंदर हम U ट्रांसपोज को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा x ऑफ n माइनस मीन वैल्यूज़ ऑफ वैक्टर विल बी द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू। अब इस स्क्वायर को अगर ओपन किया जाए तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएगी 1/n summation of all values U1 transpose bracket xn minus mean multiply by xn minus mean transpose of U। यानी हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो U ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार से सेपरेटली U1 ट्रांसपोज से भी मल्टीप्लाई हुआ और इसी के ट्रांसपोज के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो गई इसकी सेपरेशन वैल्यूज़। और अगर मैं इन वैल्यूज़ में से, इस पूरी वैल्यूज़ में से, विच मीन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ में से सिर्फ U1 ट्रांसपोज को आउटसाइड ले लूँ तो ये फर्दर जितनी वैल्यू बची, विच मीन 1/n xn माइनस एक्स बार and xn माइनस x ट्रांसपोज, तो ये फर्दर जितनी वैल्यूज इस वक्त यहाँ पर बन रही है दैट इज बिकम आ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इस पूरे कोवेरियंस मैट्रिक्स की जगह पर मैं डायरेक्टली S लिख सकता हूँ, दैट विल रिप्रेजेंट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, और उसके साथ हमारे पास सेपरेटली U1 मौजूद होगा, यानी U1 ट्रांसपोज तो हमने बाहर पहले निकाला, इसी तरह से U1 को भी हमने बाहर निकाल दिया जो यहाँ पर मौजूद था, दिस वन। तो इस वक्त U1 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया और ये U1 ट्रांसपोज यहाँ डिस्प्ले हो गया, एंड दैट विल बिकम अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यूनिट वेक्टर ट्रांसपोज एंड यूनिट वेक्टर, ये दोनों वैल्यूज आपके कोवेरियंस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और इसी पर हमारा फोकस होता है कि हम उस वेरियंस को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं। जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी हमारे पास वेरियंस होगी हम उसको मैक्सिमाइज देखना चाहते हैं, और जहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी एक्चुअली उसी प्रिंसिपल कंपोनेंट को हम प्रेफर करेंगे अपने डायमेंशन रिडक्शन के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमें यह देखना है कि हम U1 ट्रांसपोज SU1 को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें अपने U1 ट्रांसपोज SU1 को प्रेफर करना होगा एक कॉन्स्टेंट से, विच मीन लैग्रांज थ्योरम के ज़रिए से। तो हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए अपने इक्वेशन U1 ट्रांसपोज SU1 के लिए, which mean subject of constraint such that U1 transpose U is equal to 1.
सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेजन यूनिट वेक्टर हम u1 ट्रांसपोज को डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लैग्रेंज थ्योरम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स में हमारी ये इक्वेजन कन्वर्ट हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस द इक्वेजन बिकम u1 t s u1 प्लस लैम्डा 1 माइनस u1 ट्रांसपोज u, और इसी इक्वेजन का हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द u, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2s u1 माइनस लैम्डा 2 u1. 2 यहाँ से और इस तरफ से कैंसिल हो जाएगा इक्वल साइन के उस तरफ जाने के बाद. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो s u1 इज़ इक्वल टू लैम्डा u1. और अगर आप इस इक्वेशंस को देखें तो एट लास्ट ये इक्वेशन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, जो हमारा टारगेट था. अगर मैं इसे बोथ साइड u ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो u1 ट्रांसपोज s u1 इज़ इक्वल टू लैम्डा u1 ट्रांसपोज u, और ये u1 u ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट 1 के बराबर है. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ u1 transpose s u1 equal to lambda, and that will shows that the eigen values of the covariance matrix S. तो इस वक्त यहाँ पर lambda आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आइगन वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही है उस ग्रेटर या बिगेस्ट वैल्यूज़ की जो कि इस वक्त हमारे पास S कोवेरियंस मैट्रिक्स में मौजूद है. कोवेरियंस मैट्रिक्स, दैट्स ऑल अबाउट. तो एट लास्ट हमने यहाँ पर देखा कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स जब हमारे पास आई तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होगी हमारे एस मैट्रिक्स में जो कि कोवेरियंस कहला रहा है, उसको हम प्रेफर करेंगे अपने ग्रेटर या फिर बिगेस्ट वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यूज़ जो कि लैम्डा से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है. और इसी के बिहाव पर हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म होगा या फिर प्लॉट होगा जिसको हम प्रेफर कर रहे होंगे. तो यहाँ पर जो एट लास्ट हमारे पास लैम्डा वैल्यू आ रही है, जो एस कोवेरियंस मैट्रिक्स आ रहा है, वो इसी पॉइंट को प्रेफर कर रहा है जो हमने यहाँ पर अभी आप देखा जब हम पॉइंट नंबर 3 से 4 की तरफ जा रहे थे, 4 से 5 की तरफ, जिसमें हमने देखा कि compute eigen vector and corresponding eigen values, sort the eigen vector by decreasing eigen values and choose the k eigen vector with the largest eigen values. तो जो हमारे पास लार्जेस्ट होगी वैल्यूज़ हम उसी को ही प्रेफर करेंगे और उसके बाद उसको d प्लस के डायमेंशन मैट्रिक्स w में कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पे ये w से मुराद s है क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिकली मैंने इस w को s से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद वो नए सब स्पेस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा जो d प्लस के डायमेंशन पर होगा, और उसके बाद हमारे पास वो डायमेंशन आ जाएगी जिस पर हम अपने वैल्यूज़ को कंप्यूट करवाना चाह रहे होंगे या रिड्यूस करवाना चाह रहे होंगे. तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का देखा कि एक्चुअली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, किस तरह से वो हमारे मॉडल को या डेटा सेट को रिड्यूस कर रहा होता है अनसुपरवाइज्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए. अनसुपरवाइज से मुराद ये है कि यहाँ पर डेटा लेबल्ड नहीं होता बल्कि वो पैटर्न्स को देख रहा होता है, उसके दरमियान किस तरह से प्रोजेक्शंस हो रही होती हैं. जबकि हमने प्रीवियसली एलडीए के अंदर देखा था कि वो सुपरवाइज लर्निंग थी. इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास लेबल डेटा था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा का हमें पता था. तो होपफुली ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी. नेक्स्ट सेशन पर हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो यहाँ पर मैंने लिखा है पाइथन पे डेटा सेट पर अप्लाई करके देखेंगे कि एक्चुअली ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किस तरह से मैथमेटिकली इन तमाम लॉजिक्स को यूज़ करता है जो हमने यहाँ पर किया, और हमें एक न्यू डायमेंशन या फिर फीचर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है. फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.